हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर नंबर 2 ऑक्सीजन फैमिली में। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़ लिया था। ऑक्सीजन स्टेट के मेन पॉइंट्स थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करता है सभी एलिमेंट्स, क्योंकि सभी का बिहेवियर एक नॉन मेटेलिक बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन -2 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। फिर हमने ये देखा था कि जो ऑक्सीजन है उसके पास केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट है ना, एक्सपेंड नहीं कर सकता, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 से लेकर +2 तक जाती है। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वो केवल फ्लोरीन के साथ दिखाता है, जो कि O2F2 और OF2 दो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम है ना, +2, +4, +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए ज्यादा स्टेबल क्या है, +4 और +6। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, क्या बोला मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे जाने पर +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +6 की स्टेबिलिटी कम होती है। और ये +4 और +6 किसके साथ बनाते हैं बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ओके, तो यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। अगला पॉइंट देखना बेटा, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे कि हमने नाइट्रोजन फैमिली या बोरॉन कार्बन फैमिली में ये पढ़ा था कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने ग्रुप से। जैसे कि बोरॉन फैमिली में बोरॉन की थी, कार्बन फैमिली में कार्बन की। ग्रुप 15th नाइट्रोजन फैमिली में 5th ग्रुप में अपने पास कौन था बेटा, नाइट्रोजन। रीजन वही रीजन है कि इनका साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल है ये। ठीक है, अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो बॉन्डिंग में क्या होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और दूसरी चीज क्या है कि स्मॉल साइज है, इसलिए एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बेटा यहाँ पर है ना, कि वाटर में ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये H बॉन्डिंग शो करेगा, H बॉन्डिंग शो करेगा है ना। वाटर में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो वाटर किस स्टेट में मिलता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। प्रॉपर्टी है ना, ऑक्सीजन अलग हो गई प्रॉपर्टी। एंड अगर हम बात करें H2S की, तब क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई और साइज बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कौन से होंगे, केवल वनडेरवाल होंगे। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ये गैसेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर हो गई होगी बात। रीजन क्या होगा बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है ना। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी, 4 से ज्यादा, लेकिन इसके लिए तो क्या है, 2, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 लोन पे रहेंगे। ठीक है ना। हाँ, जैसे H3O+ है, उसमें कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 3, क्योंकि लोन पेयर को भी डोनेट कर दिया जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी जितनी कहानी मैंने बोली है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है ना, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, क्या पढ़ा था हमने, तो सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है ना, मतलब इनके हाइड्राइड्स। तो जो E हमारा एलिमेंट है उसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट H2 से कराते हैं, और EH2 है ना, या हम बोल सकते हैं H2E टाइप के क्या बनते हैं बेटा, हाइड्राइड। H2E टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन ले लें तो एग्जाम्पल होगा बेटा, H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बन सकता है, और H2TE। पोलोनियम की बात नहीं करेंगे बेटा, रेडियोएक्टिव है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया बॉन्ड लेंथ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ तो आपके पास H2O है, H2S है, H2SE है और H2TE है। तो जो EH बॉन्ड लेंथ होगी, EH बॉन्ड लेंथ होगी, वो हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा। बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी H2O, H2S, H2SE
H2TE बॉन्ड एनर्जी की बात है ना। तो अगर जैसे 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 बॉन्ड बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएट करने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, कम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आ जाता हूँ मैं बॉन्ड एंगल पर। बॉन्ड एंगल मतलब देखो, आपको पता है ना वाटर में दो लोन पे है, रिपल्शन होगा बॉन्ड पर वेस्पर थ्योरी बॉन्डिंग में पढ़ा है बेटा। तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, कितना होता है वाटर में, 104 डिग्री, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे है ना सेंट्रल एटम का जो साइज है वो बढ़ रहा है, तो स्टेरिक रिपल्शन कम होता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है वो और कम होता जाएगा, ठीक है। और कम होगा तो हम बोल देंगे कि बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर जो है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ देख लिया, बॉन्ड एनर्जी देख ली, बॉन्ड एंगल देख लिया, है ना। अब आते हैं अपन किस पर बेटा, डेल्टा एच एफ पर। डेल्टा एच एफ और नेगेटिव ले लेता हूं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिलीज एनर्जी। रिलीज एनर्जी है ना, मतलब इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, तो कैसे बताएंगे, देखिए H2O, H2S, H2SE और H2T, इन दोनों का फॉर्मेशन तो होता है बेटा एक्सोथर्मिक, और इन दोनों का फॉर्मेशन होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर्म करने की। तो अब आप खुद देखो कि जब ये बॉन्ड बनेगा, तो जो इस बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिंपल बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम ऑर्डर बता सकते हैं H2O, H2S, H2SE और H2T। जितना वीक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो उसमें रिलीज एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन पहले ले लिया। इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। तो माइनस डेल्टा एच एफ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2, H2S, H2SE, H2T। चलो अब मैं अगले ऑर्डर्स यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे बेटा यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। ये अपन ने कहा पढ़ा होता है बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम में, या मैं इसको बोल सकता हूँ एसिडिक नेचर, है ना, क्योंकि ये H प्लस दे सकते हैं, वाटर भी H प्लस देता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट H2O, H2S, H2SE और H2T, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। H प्लस देने की टेंडेंसी, क्या बोला मैंने, H प्लस देने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मतलब इनका एसिडिक नेचर नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा। H2O के कंपैरिजन में H2S ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर OH बॉन्ड है, यहाँ SH बॉन्ड है। SH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आसानी से H प्लस दे सकता है बेटा। क्लियर होगी बात। या हम एक दूसरे तरह से कंपेयर कर सकते हैं, अगर O पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ S पे नेगेटिव चार्ज आया, तो साइज किसका बड़ा है बेटा, S पर। चार्ज डेंसिटी कहाँ कम होगी, इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है रिएक्शन में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब H प्लस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, एसिडिक नेचर। इसके बाद मैं आ जाता हूँ किस पे बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो अपने पास है वाटर, है ना, फिर अपने पास H2S, H2SE और H2T ये है। इसमें तो हो जाती है H बॉन्डिंग, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन H2S, H2SE, H2T इन सभी में कौन से फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर काम करने वाले जो फोर्स है बेटा वो है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अब वंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट पर, और H बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होता है वंडरवॉल फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, H2O का होगा, ठीक है। फिर अब इन तीनों में बात करें तो किसका ज्यादा होगा, सोचो, है ना। देखो H2S, H2SE, H2T तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वनरेबल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जब सबसे ज्यादा वनरेबल फोर्स यहाँ होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, H2TE का। मतलब वाटर के बाद फिर क्या आ जाएगा, H2TE, इसके बाद H2SE और उसके बाद H2S, है ना।
तो ये ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने हाइड्राइड्स के H2O, H2O, H2SE की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, टेबल में दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है? तो इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो अपन इस पर कंटिन्यू करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द EO2 एंड EO3 टाइप वेयर E इक्वल्स टू सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और इवन पोलोनियम भी ले सकते हैं, बट इसकी कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की मेनली बात करेंगे, है ना। क्या समझ में आई कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, है ना, ये EO2 और EO3 टाइप के क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे SO2 हो गया, SeO2 हो गया, है ना, और TeO2 हो गया। फिर हम ले सकते हैं SO3 हो गया, SeO3 हो गया और TeO3 हो गया, है ना। ये बनाई है क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कौन सी होगी बेटा, +4 और +6, है ना। एक चीज याद रखिए यहाँ पर कि ये EO टाइप के जहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऑक्सीजन में +2 है तो +2 चार्ज इतना ज्यादा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो सके, है ना। क्योंकि अगर इसका साइज बड़ा होगा तो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा और कंपनसेट एनर्जी, है ना, रिलीज एनर्जी इतनी नहीं होगी कि, है ना, इक्विलिब्रियम जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है उसको जस्टिफाई कर सके। बट जैसे हम जानते हैं कि +4 और +6 चार्ज आया तो चार्ज बढ़ने से साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसलिए EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड तो बनाते हैं बट EO टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहीं पर हम देखो एक पॉइंट ये ले सकते हैं कि जैसे O3 है, O3 बनेगा, ठीक है, SO2 और SeO2, है ना। तो ये दोनों तो क्या है बेटा, गैस है, बट ये SeO2 क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है क्यों? क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए इन दोनों के जो साइज है वो कंपेरेबली इससे छोटे होंगे। अगर साइज छोटा है तो ये फिर भी पाई बॉन्ड बना सकता है गैस फॉर्म में। लेकिन SeO2 क्या है बेटा कि साइज बड़ा होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड तो बना लेगा लेकिन पाई बॉन्ड बनाने में, ओवरलैपिंग में दिक्कत आएगी। तो अगर ये पाई बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा तो फिर क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा। और अगर पॉलीमेरिक फॉर्म आया, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हुए, ठीक है, मास बढ़ेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो O3 और SO2 तो गैस होते हैं बट SeO2 आपका क्या है, सॉलिड है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। यहीं पर एक बहुत आसान चीजें बता देता हूँ। ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर। तो ये भी एक कॉमन चीज है, हमें अलग से याद नहीं रखना। कोई भी यहाँ पर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है ना। आपको मैं बता दूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते थे, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। बेसिक ऑक्साइड है ना, तो आप जानेंगे ही। और एसिडिक ऑक्साइड ये सारे अपने क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड है। मतलब वाटर में डालने पर ये एसिड देंगे या फिर सीधे बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। तो SO2, SeO2, TeO2, SO3, SeO3, TeO3 ये सब के सब ऑक्साइड कैसे हैं आपके, क्या कहा मैंने, कैसे ऑक्साइड्स हैं, हाँ एसिडिक नेचर के हैं। क्लियर है। अब अगला आते हैं अपन बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 TeO2, है ना। मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन होगा, SO2 होगा। सबसे खराब रिड्यूसिंग कौन होगा, TeO2। जबकि अगली लाइन में देखो कि SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। SO2 लिया मैंने, SeO2 लिया और TeO2 लिया। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो अपने पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 एंड +6। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट। जब हम नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन डिक्रीज करती है। मतलब TeO2 का ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा बेटा, +4 होगा।
है ना। और SO2 का ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, +6 होगा इसके लिए। तो ये तो +4 से किस में जाना चाहेगा, +6 में जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे। अच्छा, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो ये वापस आना चाहेगा, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग नेचर है, ऊपर से नीचे जाने पर हम देख सकते हैं कि SO2 से TO2 तक रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा होगा। आप, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये था अपना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे अगले टॉपिक पे आते हैं। ओके, हाँ बेटा, तो लास्ट प्रॉपर्टी आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखिए बेटा यहाँ पर कि जब हम एलिमेंट, है ना, एलिमेंट E की रिएक्शन X2 से करते हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन से हैलाइड्स बनाते हैं, ये EX2, EX4 और EX6 टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो कोवैलेंसी है बेटा, है ना, इनकी जो कोवैलेंसी है, तो अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, तो 2, 4, 6। देखो कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड किया था तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 4। जैसे ही हमने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में लाया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई बेटा, 6। तो अगर इनकी कोवैलेंसी 2, 4, 6 है और जो हैलोजेंस है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये EX2, EX4 और EX6 टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं। क्लियर है। स्टेबिलिटी की हम बात करें, जैसे मैंने लिखा बेटा स्टेबिलिटी, ठीक है, तो किसकी ले रहा हूं मैं, मान लीजिए SF2, SCl2, SBr2 और SI2, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, है ना, जो बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होती जाएगी, V। तो इनके हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अगर मैं EX6 की बात करूं, है ना, समझना, EX6 की बात करूं तो यहां पर X केबल हो सकता है बेटा फ्लोरीन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे अपन ने लिखा S, सल्फर के एग्जांपल लेता हूं मैं, सल्फर SF6, SCl6, SBr6 और SI6, है ना। तो बिल्कुल सही है, इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बड़े एटम है तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो केवल SF6 एग्जिस्ट करता है बेटा, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। फिर तो अगर Cl एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ब्रोमीन का साइज और क्लोरीन कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो सल्फर जैसा एटम के चारों तरफ, ठीक है, क्या रख पाना बेटा, 6 ब्रोमीन रख पाना या 6 आयोडीन रख पाना पॉसिबल नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि जो अपने EX6 है उसमें X= फ्लोरीन वाला ही क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, बाकी सारे या तो अनस्टेबल होंगे या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात क्लियर होगी। अगला आता है अपन किस पर, EX4 पर, है ना। तो जो EX4 है ये स्टेबल है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्या, SF4, SCl4 और SBr4, ठीक है, या सॉरी इधर पे अपन SF4, SCF4 और सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम TF4, है ना। तो हम ऐसे जा रहे हैं, क्या होगा बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से यहाँ पर वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर देंगे। वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करते हैं तो इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि अपन देखें तो ये जो होता है ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। TF4 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रीजन वही होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से, ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में
पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगर हम SF6 के SF4 के बॉन्डिंग की बात करें बेटा, है ना, बॉन्डिंग की बात करें SF4 में, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4 और ये लोन पेयर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अपने पास 5 4 तो सिग्मा थे प्लस एक लोन पेयर था, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 5, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3d। sp3d कैसा होता है, तो वो होता है बेटा ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, तो ठीक है, कैसा इसका शेप आएगा, तो शेप आ जाएगा बेटा सी शॉ, है ना, ये तो ज्योमेट्री बताई मैंने, शेप हो जाएगा बेटा सी शॉ। ठीक है, क्लियर है, सी शॉ आपने शेप पढ़ी होगी। ओके, तो यहां तक नोट करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, तो इस लेक्चर को अपन यही रहने देते हैं, लेक्चर नंबर 2, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में 6th ग्रुप में, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, यही से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।